थोरेकोसेंटेसिस, इसका मतलब होता है कि हमने सैंपल लेना है जो चीज़ एक्यूमुलेट हुई है प्लूरल कैविटी में। इसके लिए हाइपोडर्मिक नीडल हम इंसर्ट करते हैं इंटरकोस्टल स्पेस में। इंटरकोस्टल स्पेस के बाद वो इंटरकोस्टल मसल्स और कोस्टोपैराइटल प्लूरा से होती हुई प्लूरल कैविटी में जाते हैं, जहाँ से हम सैंपल ले लेते हैं। ये नीडल इंसर्शन करते हुए हमने डैमेज को अवॉइड करने के लिए 3 मेजर्स लेते हैं। सबसे पहला मेजर के वैन ना डैमेज हो, वेन आर्टरी नर्व जो वहाँ पर प्रेजेंट है वो डैमेज ना हो। हम सुपीरियर टू द रिब करते हैं, ठीक है, इंसर्शन नीडल की, ताकि कोलेटरल ब्रांचेस जो हैं वो उनकी डैमेज ना हो, ठीक है। इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ लंग को सेव करने के लिए 9th इंटरकोस्टल स्पेस में मिड एक्सिलरी लाइन में ड्यूरिंग एक्सपायरेशन हम नीडल इंसर्ट करते हैं। डीप साइड ऑफ द रीसेस को बचाने के लिए हम नीडल इंसर्शन के वक्त उसका एंगल अपवर्ड रखते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पर ये है कि पेशेंट को जब अपराइट पोजीशन में बिठाते हैं और उसका प्लूरल कैविटी में मतलब वाटर है, ठीक है, या फ्लूइड है कोई भी बेसिकली, ठीक है, तो फ्लूइड जो होता है अपराइट पेशेंट की पोजीशन हो तो वो कोस्टोडायफ्रेगमेटिक रीसेस में आ जाता है, वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं इंसर्शन ऑफ द चेस्ट ट्यूब। इसमें बेसिकली फ्लूइड एयर या ब्लड प्रेजेंट है तो चेस्ट ट्यूब से हम उसे रिमूव कर देते हैं। इसके लिए जो हमने इंसिजन देना होता है वो 5th या 6th इंटरकोस्टल स्पेस में मिड एक्सिलरी लाइन में निपल लेवल पर दे रहे होते हैं। फ्लूइड के लिए अगर हमने करना है तो नीडल की डायरेक्शन हमने इंफीरियर रखनी है और नीडल की डायरेक्शन कोस्टोडायफ्रेगमेटिक रीसेस की तरफ होनी चाहिए। एयर के लिए करना है तो हमने नीडल की डायरेक्शन सुपीरियर रखनी है और उसकी डायरेक्शन सर्वाइकल प्लूरा की तरफ होनी चाहिए। ट्यूब का एक एंड तो बॉडी में होगा, दूसरा एंड जो होगा वो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल एंड कहलाता है और वो अंडर वाटर ड्रेनेज सिस्टम के साथ अटैच होता है, जिससे सक्शन पम्प कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा अगर फ्लूइड रिमूव नहीं किया जाता तो वहाँ पर उस रीजन में रेजिस्टेंस फिब्रस कवरिंग डेवलप हो जाती है, ठीक है। अभी जो कवरिंग होती है ये लंग की एक्सपेंशन को इनहिबिट करती है अनटिल अनलेस कि वो जो फिब्रस कवरिंग है वो हमने पील नहीं कर दी, वो रिमूव नहीं कर दी। इस फिब्रस कवरिंग की डेवलपमेंट को हम लंग डिकॉर्टिकेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास प्लूरेक्टमी आ जाता है और प्लूरोडेसिस। प्लूरेक्टमी का बेसिकली मतलब ये है कि एक्सीजन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लूरा, ठीक है। इसके अलावा एक्सीजन ऑफ एनी पार्ट यानी प्लूरेक्टमी में भी और प्लूरेटिस में भी, ठीक है, यानी प्लूरेटिस बेसिकली है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरा। इन दोनों के केस में फंक्शन लॉस नहीं होता लेकिन पेन होती है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, ठीक है। दूसरी जो कंडीशन यहाँ पर है वो है प्लूरोडेसिस। प्लूरोडेसिस में ये होता है कि हमारे पास पेराइटल प्लूरा और विस्ट्रल प्लूरा की एडहेरेंस इंड्यूस कराई जाती है, ठीक है। अपोजिंग सरफेसेस पर स्क्लेरोजिंग एजेंट या फिर इरिटेटिंग पाउडर अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से एडहेरेंस हो जाती है, ठीक है। जब लंग डिजीज़ होती है, अब ये ऐसा क्यों करते हैं, ये प्लूरेक्टमी या प्लूरोडेसिस करने का मकसद क्या है? तो इसका मकसद ये है कि जब भी कोई लंग डिजीज़ होती है तो उससे मेलिग्नेंट इफ्यूजन और निमोथोरेक्स हो जाए तो स्पॉन्टेनियस सेकेंडरी एटेलेक्टिसिस डेवलप होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। उसकी प्रिवेंशन के लिए हम प्लूरोडेसिस या प्लूरेक्टमी कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थोरेकोस्कोपी आ जाता है, ठीक है। थोरेकोस्कोपी का मतलब ये होता है कि हमने कैमरा के ज़रिए अंदर सारा जो है मतलब डायग्नोस्टिक भी कर सकते हैं, मतलब डायग्नोसिस के लिए थेरेप्यूटिक यानी इलाज करने के लिए हम ये कैमरा से कर रहे हैं, बायोप्सीज़ के लिए, पैथोलॉजिकल एक्सीजन्स के लिए, हमने कोई प्लेक रिमूव करना है या हमने कोई एडहेजन हुआ है उसकी डिस्ट्रप्शन करनी है तो उसके लिए हम कैमरा के ज़रिए अंदर से सारा कुछ ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो इसे हम थोरेकोस्कोपी कहते हैं। इस अदर ऑर्गन्स की भी होती है जैसे ब्रोंकोस्कोपी या मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स में हम ये टेक्निक अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक, डिफरेंट रीजन्स में। तो इसकी पोजीशन इस केस में हमारे पास 1 to 3 इंटरकोस्टल स्पेस में इंसिजन देकर थोरेकोस्कोपी की जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लूरेसी, जिसे हम प्लूरेटिस भी कहते हैं, ठीक है। ईटस का मतलब इन्फ्लेमेशन होता है, तो प्लूराइटिस का मतलब हो जाएगा कि प्लूरा की इन्फ्लेमेशन, ठीक है। नॉर्मल लंग में ऑस्कल्टेशन की कोई साउंड डिटेक्टेबल नहीं होती, ठीक है, लेकिन जब सरफेसेस रफ़ होंगी, रफ़ सरफेसेस होंगी तो हमारे पास डिटेक्टेबल साउंड आएगी, प्लूरल रब की कंडीशन डेवलप हो जाएगी और साउंड ऐसी आएगी जैसे क्लम्प ऑफ हेयर जो है उसे फिंगर्स के गिर्द गिर्द रोल किया जा रहा है, ठीक है। प्लूरल जो पेराइटल प्लूरा और वेस्ट्रल प्लूरा जो है आपस में इनकी एडहेशन हो जाए तो एडहेयर ये कर जाए तो इस कंडीशन को प्लूरल एडहेशन कहते हैं, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बात की हुई है कि एक्यूट प्लूराइटिस में ये होता है कि शार्प स्टैबिंग पेन होती है, कोई भी एक्सर्शन की है, कोई भी काम किया है, ठीक है, और रेट या डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन जब ज़्यादा होती है तो जैसे स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हैं तो स्टैबिंग पेन होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है वेरिएशन इन द लूब्स ऑफ द लंग।
इसमें ये होता है कि लंग के लोब्स और फिशर्स वेरी कर रहे होते हैं, लोब्स के नंबर और लोब्स की डिस्टिंक्टिवनेस वेरी कर रही होती है। एक्स्ट्रा फिशर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे लेफ़्ट वाले में 3 लोब्स और राइट वाले में 2 लोब्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। सुपीरियर लेफ़्ट लोब में हमारे पास कोई लिंगुला ऐसा भी हो सकता है कि ना हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने हमारे पास एक और बात की हुई है कि एसेसरी लोब या एज़ाइगस लोब की बात की हुई है, ठीक है। एक एसेसरी लोब उन्होंने हमें बताया था कि बाइफरकेटेड एपेक्स के तौर पर एक एसेसरी लोब एज़ाइगस लोब अपीयर होता है, ठीक है। और दूसरा जो उन्होंने बताया था वो उन्होंने कहा है कि सुपीरियर टू हाइलम राइट लंग में 1% लोगों में एसेसरी लोब या एज़ाइगस लोब प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो राइट लंग के सुपीरियर टू हाइलम एसेसरी लोब अपीयर हो रहा है, इट इज़ बेसिकली सेपरेटेड बाय द ग्रूव विच लॉजिंग आर्च ऑफ द एज़ाइगस मीन, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है इन कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए वेरिएशन ऑफ द लूप्स को मद्देनज़र रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अपीयरेंस ऑफ द लंग्स एंड इनहेलेशन ऑफ द कार्बन पार्टिकल एंड इरिटेंट्स, ठीक है। ये हम नेक्स्ट करते हैं।